रेहान, कैसे हैं सब लोग? अच्छे हैं सर। आप कैसे हो? बहुत बढ़िया यार। लेट्स वेट फॉर एवरीवन टू ज्वाइन। या सब लोग आ गए हैं? क्या किया था हम लोगों ने लास्ट क्लास में? सर हमने लास्ट क्लास में प्रॉब्लम सॉल्व किए सर। क्वेश्चंस किए थे कुछ? कोई नया कॉन्सेप्ट किया था क्या? हाँ, पेपर वेपर डेंसिटी डेंसिटी। पर। वेपर डेंसिटी किया था। ओके ओके ओके, ग्रेट। तो वेपर डेंसिटी कर चुके हैं मतलब हम लोग। ठीक है। आज हम लोग जो नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं, नया टॉपिक मतलब नया कॉन्सेप्ट जो शुरू कर रहे हैं, दैट इज लॉस ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। लॉस ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन क्या होते हैं? तो बेसिकली क्या होता है कि So mass of reactants is equals to mass of product. नहीं बेटा, सुनो पहले। अच्छा। केमिकल्स कैसे कंबाइन करते हैं? केमिकल्स के अंदर जो एटम्स हैं वो किस तरह से कंबाइन करते हैं आपस में ताकि एक कंपाउंड बन जाए? कैसे एग्जैक्टली कॉम्बिनेशन होता है एटम्स का? ये सब चीजें साइंटिस्ट ने पहले ऑब्जर्व किया कि कोई भी अगर कंपाउंड है तो वो किस तरह से, किस फॉर्म में, क्या हर बार वो कंपाउंड वैसे ही एग्जिस्ट करेगा, क्या उसका कॉम्पोजिशन बदल सकता है या नहीं। सो लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन एक मैथमेटिकल अप्रोच है। इट्स a mathematical approach for the formation of compound from the very beginning. साइंटिस्ट, केमिस्ट जो है इस चीज के ऊपर काम करते आए हैं कि कंपाउंड्स का एग्जिस्टेंस होता कैसे है, एटम्स कैसे एक दूसरे से कंबाइन करते हैं। तो बेसिकली हमारे पास 5 डिफरेंट लॉज हैं। We have 5 different laws of chemical combination. सर लॉ ऑफ केमिकल कॉम्पोजिशन के बारे में क्या बताया? इट्स द मैथमेटिकल अप्रोच। हाँ, मैथमेटिकल अप्रोच है कंपाउंड्स के फॉर्मेशन को स्टडी करने का, कि उनके अंदर किस किस तरह से एटम्स एटम्स कंबाइन करते हैं। नाम से ही पता चल रहा है ना, केमिकल कॉम्बिनेशन, केमिकल्स के कंबाइन करने का क्या लॉ है। ठीक है। यस सर, इट इज द मैथमेटिकल अप्रोच टू स्टडी द फॉर्मेशन ऑफ केमिकल। So we have 5 different laws of chemical combination. Number one is law of conservation of mass. Number two, law of constant or definite proportion.
Number 3, law of multiple proportion. Number 4, law of reciprocal proportions. गैलुसेक लॉ। एक एडिशनल लॉ मैं आपको पढ़ाऊंगा यहां पर, एवोगैड्रोस लॉ। एवोगैड्रोस लॉ भी हम यहां पर पढ़ेंगे, पहले नोट करिए। सर फिफ्थ लॉ कौन सा है? गै-लुसाक लॉ। जब भी मैं कुछ लिखवाता हूं और आप लिख लेते हैं ना, तो लिखने के बाद जिसका जो भी लिख रहे प्लीज बोल दिया करें डन डन। Done, sir. डन। Done, sir. क्योंकि तभी मुझे पता चलेगा कि हाँ आप लोग लिख चुके हैं। Done, sir. डन। Yes, sir. Okay, let's start with the first law of chemical combination, which is the law of conservation of mass. Just hold on for a second. Yes. So the very first law that we have is law of conservation of mass. बेटा नाम से ही पता चल रहा है आपको, कंजर्वेशन क्या होता है, किसी चीज का कंजर्व्ड रहना। दैट मीन्स इफ देयर इज समथिंग, इट इज ईदर
इट इज नीदर गोइंग टू गेट डिस्ट्रॉयड और ना ही ये चीज बनने वाली है। एक कोई प्रोसेस होगा, आप कोई भी केमिकल प्रोसेस करवाइए, कोई भी केमिकल रिएक्शन करवाइए। So let's say we have reactants A and B giving us products C and D. In A और B को आप लोग सभी लोग क्या बोलते हैं? Reactants बोलते हैं, and C and D को हम लोग सभी लोग क्या बोलते हैं? Products बोलते हैं। ठीक है? तो according to this law of conservation of mass of the reactants before the reaction should be equals to mass of the products after the reaction। बात समझ में आई? रिएक्शन से पहले का जो भी मास है that should be equals to the mass after the reaction। let's say हमारा 10 ग्राम रिएक्टेंट रिएक्ट किया, तो हमारे जो प्रोडक्ट बनने चाहिए वो भी 10 ग्राम ही बनना चाहिए, ना तो वो 11 ग्राम होना चाहिए, ना वो 9 ग्राम होना चाहिए। अरे बोलिए। Yes, sir. हाँ सर। ठीक है, बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू नो हियर इज दिस इज ओनली वैलिड फॉर केमिकल रिएक्शंस, नॉट न्यूक्लियर रिएक्शंस। ये सिर्फ केमिकल रिएक्शंस में वैलिड है, नॉट वैलिड फॉर न्यूक्लियर रिएक्शंस। नॉट वैलिड फॉर न्यूक्लियर रिएक्शंस। ठीक है, क्योंकि न्यूक्लियर रिएक्शंस में मास is converted to energy, so there in nuclear reaction law of conservation of mass plus energy is valid। न्यूक्लियर रिएक्शन में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास प्लस एनर्जी जो होता है वो आपका वैलिड होता है। इन नॉर्मल केमिकल रिएक्शंस ओनली द मास ऑफ द रिएक्टेंट शुड बी इक्वल्स टू द मास ऑफ द प्रोडक्ट्स बिफोर द रिएक्शन, आफ्टर द रिएक्शन रिस्पेक्टिवली। समझ गए बात को? Yes, sir. हाँ सर। Now there is one very important thing that this conservation of mass law tells us। जरा इस एग्जाम्पल को देखिए बच्चों। N2 और हाइड्रोजन गैस, नाइट्रोजन गैस और H2 हाइड्रोजन गैस हमारा रिएक्ट करता है अमोनिया गैस बनाने के लिए। कैन यू टेल मी व्हाट मास ऑफ नाइट्रोजन गैस इज प्रेजेंट ओवर हियर? 28 grams। and what mass of H2 gas is present here? 2 ग्राम। And what mass of ammonia is present here? 17 grams। Absolutely correct। So this is 30 grams, this is 17 grams। क्या दोनों इक्वल हैं? नहीं। But let's just consider another case। This is now a balanced chemical equation। अब ये क्या है? एक balanced chemical equation है, and this was an unbalanced chemical equation, a skeletal equation। Right? Can you tell me the masses here? Masses of reactants and products here? N2 is 28 grams। What about the mass of H2? Is it 6 gram now? Yes sir। And what about the mass of ammonia? It's 2 times 17 grams, that is 34 grams। So can I write 34 grams is on the side of the reactants and 34 grams is on the side of the products, and are they equal? Yes sir। They are equal, that means yes। That means mass before the reaction is equals to the mass after the reaction। But ऐसा क्या हो गया इन दोनों reactions में? reactions तो वही थे, but ऐसा क्या हो गया यहाँ पे reaction जो है इस लॉ को फॉलो नहीं कर रहा था, बट यहाँ पे हमारा रिएक्शन लॉ फॉलो कर रहा है। Sir, ये balanced है। बताइए क्या हुआ ऐसा? ये balanced equation। Exactly, this is a balanced chemical equation। That means if an equation is balanced, that means a balanced chemical equation will always follows the law of conservation of mass। Just in case your equation is not following this law, आप समझ जाइए कि आपने इक्वेशन को बैलेंस सही से नहीं किया।
तो ये एक काउंटर अटैक भी है। ये चेक, काउंटर अटैक मतलब ये चेक करने का कि आपका रिएक्शन बैलेंस है कि नहीं है। तो ये चेक करने के लिए कि रिएक्शन बैलेंस हुआ कि नहीं, तो आप चेक कर सकते हो। ये मास कैलकुलेट कर लो रिएक्टेंट्स का, मास कैलकुलेट कर लो प्रोडक्ट्स का, दोनों सेम आ जाते हैं तो रिएक्शन बैलेंस्ड है, नहीं आते तो रिएक्शन बैलेंस करना पड़ेगा आपको, या चेक करना पड़ेगा कि आपने सही से किया कि नहीं। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बोलिए। Right. No, sir. क्लियर हो रहा है सब? Yes, sir. लेट्स टेक अनदर रिएक्शन। हम लोग एक दूसरा रिएक्शन लेते हैं। C plus O2 gives you CO2. Can you tell me the law of conservation of mass is being followed here or not? Yes, sir. Yes, sir. तो यार डेफिनेटली होगा। अपने को देख के पता चल जा रहा है कि रिएक्शन बैलेंस है, तो मतलब हमारा लॉ भी फॉलो होगा। आया ना? Yes, sir. हाँ, sir. This is 12 grams, this is 32 grams, this is 44 grams, and when you add these things up, you'll get 44 grams. That means the law is being followed. कोई दिक्कत ही नहीं है यहाँ तक। समझ में आ गया सबको? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास बहुत इजी है, कोई दिक्कत वाली बात होनी नहीं चाहिए। हाँ, sir. हाँ, sir. अब जरूरी ये नहीं है कि आपको इनका हर बार ये मोलर मास ही लेना पड़ेगा, नहीं यार, ऐसा भी जरूरी नहीं हो सकता, ठीक है। बट पहली चीज तो रिएक्शन बैलेंस होना चाहिए। दूसरी चीज ये है, इस लॉ का बुलेट पॉइंट क्या है हमने जो नोट किया, रिएक्शन शुड बी बैलेंस्ड, ठीक है। और कोई भी मास हो सकता है। द ओनली थिंग इज, रिएक्शन बैलेंस करने के बाद कोई भी मास रिएक्टेंट का हो सकता है, कोई भी मास प्रोडक्ट का हो सकता है, बट रिएक्टेंट्स के मास का सम शुड बी इक्वल्स टू प्रोडक्ट के मास का सम, ठीक है जी। हाँ, sir. Time to do a question. 1.6 1.5 grams of ethane gas, ethane gas क्या होता है, C2H6, on complete combustion gives 4.4 grams of CO2 and 2.7 gram of H2O. Show that the reaction obeys the law of conservation of mass. करिए जरा।
sir. हम्म No, sir. It doesn't obey. ओके, वी विल चेक। नहीं, आपसे ये पूछा है ना, शो दैट द रिएक्शन ओबेज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। आपको प्रूव करना है कि वो कर रहा है, आपसे पूछा नहीं है कि वो कर रहा है या नहीं। सर 1.5 ग्राम ऑफ इथेन गैस है ना? हाँ, 1.5। बैलेंस द इक्वेशन फर्स्ट। You are not given with the mass of oxygen, and any combustion reaction C2H6 plus O2 will give you CO2 plus H2O. Hello, sir. Um, हेलो सर। हाँ बेटा, बोलिए। सर मुझे एक बैलेंस इक्वेशन मिल गया है। ओके, तो कह सकते हैं कि ये फॉलो कर रहा है। नहीं नहीं नहीं, बैलेंस इक्वेशन मिल गया है, बट गिवन डाटा फॉलो कर रहा है कि नहीं। मैंने अभी क्या बोला था आपको पीछे कि जरूरी बैलेंस इक्वेशन से तो आपको बस ये पता चलेगा ना, क्योंकि बैलेंस इक्वेशन आपको एग्जैक्ट नंबर ऑफ एग्जैक्ट मास दे देगा। जैसे ये इक्वेशन बैलेंस था तो 1 मोल N2 था, 3 मोल H2 था, 2 मोल अमोनिया था, तो कोरेस्पोंडिंग अपने को मास मिल गया, तो वो तो फॉलो करेगा ही करेगा। बट जो इसने अपने को मास, जो अपने अपने को इसने इंफॉर्मेशन दिया है मास का, क्या वो इंफॉर्मेशन उस बैलेंस केमिकल इक्वेशन को फॉलो कर रहा है या नहीं। अगर वो गिवन इंफॉर्मेशन भी उसको फॉलो कर रहा है तो आपका डेफिनेटली फॉलो करेगा। क्या मेरी बात समझ रहे हो? यस सर।
देखिए जरा मैं सॉल्व करता हूं इसको। लेट्स बैलेंस द इक्वेशन फर्स्ट। 2 कार्बन्स, ठीक है, ऑक्सीजन हमारे पास, इधर कितना ऑक्सीजन है अपने पास, 4 और 3 7, तो हम इसको 7 है, 7/2, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको पूरा, so this will be 2, this will be 7, this will be 4 and that will be 6. ये आपका एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन, यही मिला होगा सबको। या अब क्योंकि ये कंबशन रिएक्शन है तो हीट निकलेगा ही निकलेगा। किसी भी चीज का कंबशन होता है तो आपको हीट एनर्जी मिलता है, ठीक है। बैलेंस केमिकल इक्वेशन है हमारे पास, तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन होने का मतलब ये है कि ये इक्वेशन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करेगा ही करेगा, चाहे कोई इंफॉर्मेशन आपको गिवन हो या ना गिवन हो। बट अगर आपको वो स्पेसिफाई कर देगा कि देखो ये वाला इंफॉर्मेशन, क्या इसको हम इस इक्वेशन में लगा के ये प्रूव कर सकते हैं क्या कि ये इंफॉर्मेशन भी इस लॉ को फॉलो कर रहा है, दैट यू विल हैव टू चेक, वो आपको चेक करना पड़ेगा। दिस इज इथेन, 1.5 ग्राम्स अपने को गिवन है यार, तो इथेन का कितना मोल्स है, 1.5 डिवाइडेड बाय इथेन का मोलर मास निकालो, 6 + 1/20 24 30, 15/300, ये आना चाहिए, कितना आ रही है, वन बाय टू। CO2 का अपने को कितना मास गिवन है, 4.4 ग्राम्स। H2O का कितना मास गिवन है, 2.7 ग्राम्स, यस सर, है ना। यस सर। अपने को निकालना है O2 का मास, ठीक है। अब देखो कुछ बच्चों के दिमाग में ये भी चल रहा होगा कि सर रिएक्टेंट्स का मास हमारे पास 1 का है, प्रोडक्ट का 2 का मास है, तो क्या हम इन दोनों को ऐड करके और इसमें इसके मास में से जो कि 1.5 ग्राम्स गिवन है उसमें से माइनस कर देंगे तो O2 का मास आ जाएगा। बिल्कुल सही है, लेकिन गलत क्यों है, क्योंकि क्वेश्चन में आपको बोला है प्रूव कीजिए ना कि मास फॉलो, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास फॉलो कर रहा है। आप तो पहले ही मान चुके हैं, आपने प्रूव तो किया ही नहीं, आपने तो पहले ही मान लिया कि ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास फॉलो कर रहा है। सर लेकिन क्योंकि बैलेंस है इसलिए कर रहा हूँ। फिर से वही बात कर रहे हो आप, मैं बोल रहा हूं आपको एक गिवन सेट ऑफ इंफॉर्मेशन है, वो इंफॉर्मेशन इस लॉ को, ये बैलेंस्ड इक्वेशन फॉलो कर रहा है मास। यार एक बात बताओ, अगर अब्दुल कलाम जी बहुत अच्छे इंसान है, मान लिया बहुत अच्छे इंसान है, लेकिन आपको ये बोल दिया जाए कि बताओ मोदी जी अब्दुल कलाम बन सकते हैं क्या, तो आप क्या करोगे, आप अब्दुल कलाम जी की सारी क्वालिटीज उठाओगे, फिर देखोगे कि क्या मोदी जी की क्वालिटीज अब्दुल कलाम की क्वालिटीज से मैच कर रही हैं, आप सीधा ही बोल दोगे क्या मोदी को देखते कि नहीं ये अब्दुल कलाम ही है, नहीं सर, नहीं ना। तो ये बैलेंस इक्वेशन है, अनडाउटेडली ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास फॉलो करेगा, बट ये जो इंफॉर्मेशन गिवन है ये फॉलो करेगी या नहीं, ये बताओ। अरे मेरी बात समझ रहे हो, हाँ सर। सर तो भाई इसके इंफॉर्मेशन के लिए रिगार्डिंग तो प्रूफ करना पड़ेगा ना अपने को, और प्रूफ करेंगे कैसे, सब रिएक्टेंट्स का मास तुम्हारे पास होना चाहिए, सब प्रोडक्ट्स का मास तुम्हारे पास होना चाहिए, तब देखो कि क्या उन दोनों का मास इक्वल आ रहा है, तभी तो बोलोगे ना कि ये इंफॉर्मेशन भी इस लॉ को फॉलो कर रहा है। हाँ सर। इंसान की डेफिनेशन दो, तुम लोग बोल रहे हो कि इंसान खा सकता है, चल सकता है, पी सकता है, सूंघ सकता है, टच कर सकता है। अरे तुमसे पूछा है इंसान क्या है, तुमसे ये नहीं पूछा उसकी प्रॉपर्टीज क्या है। तुमको इंफॉर्मेशन गिवन है, तुमको कंडीशन, तुमको ये पता है कि भाई ये बैलेंस इक्वेशन है, ठीक है। इस इंफॉर्मेशन को इस इक्वेशन के हिसाब से निकाल कर देख लो कि वो प्रूफ कर रहा है या नहीं इस लॉ को। अगर कर रहा है सेटिस्फाई,
तो यस, दिस इज फॉलोइंग द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास फॉर दिस इंफॉर्मेशन। नहीं कर रहा है तो हम बोलेंगे नहीं, ये इंफॉर्मेशन नहीं फॉलो कर रहा है। ठीक है, हाँ सर। तो अब प्रूव करने के लिए हमको क्या करना है, मास ऑफ C2H6 प्लस मास ऑफ O2 शुड बी इक्वल्स टू मास ऑफ CO2 प्लस मास ऑफ H2O। ये तीनों मास, ये चारों मासेस आपस में जब सम करोगे इन दोनों का और इन दोनों का, तो ये दोनों इक्वल होना चाहिए। फिलहाल आपके पास ये है, ये है, ये है और ये नहीं है, ये आपको कैलकुलेट करना है। इसको कैलकुलेट करने का तरीका मैंने बोला कि आप ये भी कर सकते हो कि इन दोनों का मास ऐड करके इसका सब्ट्रैक्ट कर दो, लेकिन वो गलत हो जाएगा। क्योंकि उस वो गलत होगा क्यों, क्योंकि आप इसका मास कैलकुलेट करने के लिए आप ये पहले से ही मान रहे हो ना कि ये इक्वेशन, ये इंफॉर्मेशन जो है ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास फॉलो कर रहा है, हाँ सर। तो इसीलिए वो चीज गलत हो जाएगी। तो इसका अगर मास नहीं करेगा तो गलत हो जाएगा। क्या, सर अगर इक्वेशन फॉलो नहीं करेगा तो गलत हो जाएगा। हाँ, तुम तो यही मान देखो, अगर तुम इन दोनों का प्लस करते हो इनमें से ये माइनस करते हो, तो इजंट इट ऑब्वियस कि अब जो O2 का मास आएगा उसको फिर बाद में C2H6 में ऐड करोगे तो इसी के तो बराबर आएगा वो। तब तो मतलब तुमने पहले ही मान लिया कि प्रूफ कर रहा है वो लो को, और बाद में भी तुम इन्हीं को ऐड करके बोल रहे हो देखो ये प्रूफ कर रहा है लो। ये कौन सी बात हुई यार, बोलो। हाँ सर। अरे बच्चों, मेरी बात समझ रहे हो? हाँ सर। हर चीज के पीछे लॉजिक और रीजन जानना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, तो हम अब O2 का मास हाँ सर। निकालेंगे कैसे? हम O2 का मास निकालने के लिए क्या करेंगे, हमको ये पता है कि C2H6 का 2 मोल लगता है तो O2 7 मोल लगता है। तो हम एक बार C2H6 के गिवन इंफॉर्मेशन से मोल्स निकाल लेते हैं और फिर देख लेते हैं उस गिवन इंफॉर्मेशन के हिसाब से O2 का कितना मोल्स लगेगा, फिर वहां से हम O2 का मास कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, तो 1.5 अपॉन 30 किया हमने, तो हम यहाँ से नंबर ऑफ मोल्स ऑफ C2H6 कैलकुलेट करने का कोशिश कर रहे हैं। 1.5 बाय 30 करके बताओ फटाफट कितना आ रहा है। 0.5. क्या आ रहा 1 है? by 20. दिस इज 0.05 आ रहा है। ओके, नाउ सी, इफ 0.05 moles of C2H6 are used, then what amount of O2 will be required? यही तो अपने को निकालना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, 2 मोल C2H6 का है तो O2 अपना कितना लगता है, 7 लगता है कि नहीं? हाँ सर। 1 मोल होगा तो कितना लगेगा, 7/2 O2। और अगर 0.05 होगा तो कितना लगेगा, 7/2 इंटू 0.05, इतना मोल्स ऑफ O2 लगेगा। जरा ये कैलकुलेट करो, 7/2 इज 3.5, 0.175 मोल्स लगेगा O2 का, लगेगा या नहीं? अब निकाल दो मास ऑफ O2 कितना आ रहा है इसके हिसाब से, 0.175 मल्टीप्लाई मोलर मास O2 का कितना है, 32। दिस इज 5.6 ग्राम्स। तो यानी O2 का हमारा कितना मास लगना चाहिए, 5.6। 5.6 ग्राम्स लगना चाहिए। हमको मास गिवन था C2H6 का 1.5, जरा इनको ऐड करना कितना आ रहा है, 6 5 11 1 5 2 7, 7.1 ग्राम आ रहा है मास ऑफ रिएक्टेंट। ये कितना आ रहा है, क्या ये भी इतना ही आ रहा है? यस सर। ये भी 7.1 ग्राम आ रहा है। इसका मतलब yes, the given information proves that this equation obeys the law of conservation of mass. यस सर। सबको समझ में आई बात? हाँ सर। नोट कर लो, फिर नेक्स्ट लो पे मूव करते हैं। सर, बोलो। एनर्जी का कोई मास होता है?
एनर्जी का कोई मास होता है, आइंस्टीन ने बोला था मास इज द कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी। मतलब आइंस्टीन ने बोला था मास इज द कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी। एनर्जी का खुद का कोई मास नहीं होता है। अगर मास है तो एनर्जी है सिस्टम के पास, अगर एनर्जी है तो कुछ ना कुछ मास है। दिस इज व्हाट आइंस्टीन सेड, इफ एनर्जी इज लॉस्ट सम मास विल बी लॉस्ट। जो उन्होंने इक्वेशन दिया था E इक्वल्स टू mc स्क्वायर, आई राइट इट लाइक दिस, E इक्वल्स टू E by m इक्वल्स टू E by c स्क्वायर, delta m equals to delta E by c square. If the energy changes by delta E, the mass will change by 1 by c square times. ओके सर। Done? यस सर। यस सर। आगे चले। हाँ सर। हाँ सर। Second law that we have is law of definite proportions. ये लॉ, ये जितने भी लॉज है ना बेटा, ये सब कॉमन सेंस के लॉज हैं। कॉमन सेंस के लॉज का कहने का मतलब क्या है, मतलब इसमें आपको कोई ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। ये जो चीजें आज के टाइम पे हम लोगों को कॉमन सेंस लगता है ना, वो उस समय पे साइंटिस्ट को वो बहुत बड़ी चीज लगी थी, इसीलिए उन्होंने उन लोगों ने इस चीज को लॉ बना दिया। चलिए अब मैं आपसे एक सिंपल सा एक क्वेश्चन पूछता हूँ बेटा, आप लोग मुझे ये बताइए, मैंने आरओ वाटर लिया, मैंने टैप वाटर लिया, और मैंने गंदे नाले का पानी उठाया एक बोतल में, ठीक है, एक सैंपल ले लिया मैंने ऐसी, ठीक है, बैड वाटर, लेट मी कॉल इट एज बैड वाटर, ठीक है, अच्छा नहीं है वो पानी, बैड वाटर इन द सेंस पीने के लायक अच्छा नहीं है, ठीक है। तो तुम मुझे बताओ, जब भी तुम्हारे दिमाग में ये वर्ड आता है वाटर, विच केमिकल फॉर्मूला रन्स थ्रू योर माइंड? H2O। H2O. सब लोगों के दिमाग में यही आता है या किसी और के दिमाग में कुछ और भी आता है? जो नहीं बोल रहे उनके दिमाग में कुछ और आता है क्या? नहीं सर। द मोमेंट यू लिसन टू दिस वर्ड वाटर, एकदम से अपने दिमाग में स्ट्राइक करता है H2O, यही स्ट्राइक करता है ना सबको? हाँ सर। हाँ सर। बट अगर तुम्हें कोई बोल दे आरओ वाटर, तो क्या तुम्हारे दिमाग में फॉर्मूला आता है H5O? नहीं सर। नहीं सर। नहीं सर। और कोई बोल दे टैप वाटर, तो आ जाता होगा H7O2, इस टाइप से कुछ। नहीं सर। कोई बोल दे बैड वाटर, तो कुछ और फॉर्मूला आ जाए H9O। नो सर। No sir. ऐसा होता है क्या कभी? Absolutely not. Absolutely not. What I want to say, if you are listening about water, आप सिर्फ पानी के बारे में सुन रहे हैं, तो आप ये नहीं आपको कभी ये नहीं बताया जाता, किसी ने बोला कि देखो पानी, अगर हमने रिएक्शन किया पानी के साथ, तो कभी कोई वो ये बोलता है क्या आपने रिएक्शन किया टैप वाटर के साथ, आपने रिएक्शन किया नदी के पानी के साथ, आपने रिएक्शन किया झरने के पानी के साथ, आपने रिएक्शन किया आरओ के पानी के साथ, आपने रिएक्शन किया गंदे पानी के साथ, तो ये बात मेंशन करता है क्या कभी? नहीं सर। नो सर। ठीक है, वाटर की डिफरेंट फॉर्म्स हो सकती हैं। लेबोरेटरी में काम करते हुए हम लोग डिस्टिल्ड वाटर का यूज करते हैं, हम लोग डीआयोनाइज्ड वाटर का यूज करते हैं, Yes sir. ठीक है। दीज आर टू फॉर्म्स ऑफ वाटर जो हम लेबोरेटरी पर्पस के लिए हम लोग यूज करते हैं। बट इनका मतलब भी ये नहीं है ना कि अगर डिस्टिल्ड वाटर है तो H2O का फॉर्मूला चेंज हो गया, या डीआयोनाइज्ड वाटर है तो भी H2O का फॉर्मूला चेंज हो गया। कहने का मतलब क्या है, जैसे हमारे पास एक रिएक्शन है, अगर आप एक स्ट्रॉन्ग बेस को और एक स्ट्रॉन्ग एसिड को डिसॉल्व करते हैं आपस में, तो न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस होगा, NaCl प्लस H2O बनेगा। तो यहाँ पे हमारे पास जो पानी बन रहा है, ये भी तो पानी ही है, हाँ सर। और यहाँ पे तो हमारे पास ऑलरेडी पानी अवेलेबल था,
बट हमने यहाँ पे इस रिएक्शन से पानी को बनाया है, तो क्या यहाँ पे रिएक्शन से जो पानी बना वो कोई अलग पानी बना है क्या? No, sir. वो भी तो क्या बना है, Water. वाटर ही बना है. सो इफ यू लुक एट वाटर, नो मैटर no matter how you have prepared this water by this reaction or by any xyz reaction, no matter how you have prepared this water, and no matter what the source of water is, it can be bad water, it can be tap water, it can be RO water, it can be jharna water, it can be any water, it Yes, can be a sir. bottled water. No matter what the source of water is, no matter how you prepared this water, the formula is always going to be Same. H2O. पहली बात. अब ये बात हमको तो समझ में आता है कि भाई फॉर्मूला कभी नहीं बदलेगा. अब साइंटिस्ट ने इस चीज को कैसे फॉरवर्ड रखा, कैसे फॉरवर्ड किया लोगों को, वो देखते हैं. उन्होंने इसको मैथमेटिकली किया. जैसे इफ आई हैव सी वाटर, इफ आई हैव रेन वाटर, यस हम रेन वाटर को भूल रहे थे, रेन वाटर हो या फिर आपके पास टैप वाटर हो, और हमारे पास हाइड्रोजन, तीनों का फॉर्मूला क्या है? H2O. H2O. ये सब लोग बोलो यार, मजा आने वाला है. तीनों का फॉर्मूला क्या है? H2O ही तो है. हाँ sir. तो अभी देखो जरा, H2O में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो अपन निकालते हैं तीनों. इसमें क्या रेशियो आ रहा है इसमें? बाय मास अगर रेशियो पूछा जाए तो तुमसे, हाइड्रोजन का कितना मास है H2O में? 2 ग्राम. Yes sir. ऑक्सीजन का कितना है? 16. इधर भी 2:16 रहेगा, इधर भी 2:16 रहेगा कि नहीं? हाँ sir. हाँ यानी सर. हाँ सर, 1:8. अगर हम, हाँ सिंपलेस्ट रेशियो में अगर हम बात करें तो ये भी 1:8 रहेगा, और ये भी 1:8 रहेगा, और ये भी 1:8 रहेगा. हाँ Yes सर. sir. आप पानी को कहीं से भी कैसे ही बना लीजिए, बट पानी का कॉम्पोजिशन बाय मास हमेशा 1:8 की हाइड्रोजन ऑक्सीजन के रेशियो में रहेगा. बात सही है या नहीं? सब लोग बताओ. हाँ sir. हाँ हाँ सर. सर. तो यही बात ये लो बोल रहा है, जो हमने अभी ये बात बोली ना, यही स्टेटमेंट है इस लो का. लिखो जरा स्टेटमेंट क्या है. स्टेटमेंट का लो क्या है? लिखे डेफिनेशन. हाँ सर. लिखिए द स्टेटमेंट ऑफ लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन. लिखिए अ केमिकल कंपाउंड no matter a chemical compound no matter what the source is and how it is prepared will always have the same proportion of elements by mass Done sir.
Done, sir. Done? Yes, sir. Yes, sir. Okay. So let's do a question based on this. क्वेश्चन करे बिना तो फिर चीजें समझ में आती ही नहीं है, तो एक क्वेश्चन कर लेते हैं छोटा सा. 0.243 grams of magnesium burning with oxygen yield 0.4030 grams of MgO. This is as per experiment number 1. Experiment number 2. .182 grams of magnesium burning with oxygen gives 0.302 grams of MgO. You have to prove that this information is following the law of definite proportion. Yes, sir, it follows. Great. Sir, it follows the law of chemical, no, law of definite proportion. Okay, beta. Sir, Very what good. you said? I said, okay, very good.
सबका हो गया क्या? यस सर। बोलते नहीं हो यार, मैं बोल रहा हूँ ना, जब हो जाए तो टाइम क्यों वेस्ट करवाने का? करवाना है मुझे? हाँ सर। Okay. So you are given with two different experiments. हमको ये पता है कि अगर एलिमेंट्स का रेशियो जो है बाय मास सेम आ जाता है तो ये हमारा लॉ को फॉलो करेगा, ठीक है? यस सर। तो ठीक है, हम लोग मैग्नीशियम और ऑक्सीजन का रेशियो निकाल लेते हैं। इंफॉर्मेशन गिवन है एक्सपेरिमेंट 1 का, एक्सपेरिमेंट 2 का। एक्सपेरिमेंट 1 के अकॉर्डिंग अपने को बोल रहा है वो 0.243 है मैग्नीशियम, 0.182 ग्राम्स है। फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में मैग्नीशियम ऑक्साइड अपने को मिल रहा है 0.403 ग्राम्स, सेकेंड एक्सपेरिमेंट में मिल रहा है 0.302 ग्राम्स, ठीक है? तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास लगा दो यार यहाँ पे, इसमें से इसका माइनस कर दो, मास कितना आ रहा है? 0.16, इधर कितना आ रहा है? 0.12, ठीक है, तो अब रेशियो निकाल दो। एक्सपेरिमेंट 1 में मैग्नीशियम बाय ऑक्सीजन का रेशियो क्या आ रहा है? 0.243 डिवाइडेड बाय 0.160। इधर क्या रेशियो आ रहा है? 0.182 डिवाइड बाय 0.120। टेल मी व्हाट इज द रेशियो? 1.5 के आसपास लग रहा है मुझे। दिस इज 3/2, 1.5 के आसपास आएगा। 8, यहाँ भी 8 से कट रहा है, 0.8, 0.3/0.2, दोनों दोनों साइड 1.5 1.5 आ रहा है, तो मतलब दोनों रेशियोज क्या आ रही हैं? सेम आ रही है बेटा, बोलिए। हाँ सर। यस सर। आ रही है कि नहीं? हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। बस तो लॉ फॉलो करेगा। अब तुम लोग ये सोच रहे होगे कि सर मैग्नीशियम का जब आपने एग्जाम्पल दिया था तब यहाँ पे तो हम इनके ओरिजिनल मासेस ले रहे थे। हाँ बिल्कुल ले रहे थे। जब मैग्नीशियम ऑक्साइड की बात करेंगे तो इसमें मैग्नीशियम 24 ग्राम्स है, प्लस ऑक्सीजन इसमें 16 ग्राम्स है। कोई बात नहीं, बिल्कुल सही बात है। तो मैग्नीशियम का रेशियो 24/16 होगा मैग्नीशियम इज टू ऑक्सीजन का, तो इसमें शक वाली बात ही नहीं है। दिस इज ऑल्सो 483 एंड 82, दिस इज ऑल्सो 1.5, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। बट हर बार जरूरी थोड़ी है मैग्नीशियम का मास वो 24 ग्राम मिलेगा, ऑक्सीजन का मास वो 16 ग्राम मिलेगा। वो कुछ भी मास ले सकता है, बट दिस रेशियो शुड ऑलवेज बी 1.5। इज दैट क्लियर? यस सर। यस सर। हाँ सर। वो कुछ भी मास ले सकता है, फिक्स नहीं है ऐसा कि वो हर बारी 24 ग्राम लेगा। बोलो बच्चों, बोलो बोलो। हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। चलिए, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। राइट डाउन लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। अच्छे से समझना, लॉज बहुत इजी हैं अगर समझ गए तो, कोई ज्यादा टफ वाली बात नहीं है इन लॉज में। हाँ, एक गजब की बात तुमको बताता हूं मैं। तुमने एक चीज ऑब्जर्व की, अगर हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास की बात करें, इन शॉर्ट में मैं इसको एलसीएम बोलता हूँ, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन एलडीपी, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन एलएमपी, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन एलआरपी, गेलुसैक लॉ जीएसएल, इनकी बात नहीं की, अभी हमने इन दोनों की बात किया। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास अगर जब भी देखोगे तो दिस ऑलवेज टॉक अबाउट अ केमिकल रिएक्शन। यस लॉ ऑफ सर। डेफिनेट प्रोपोर्शन अगर देखोगे तो ये हमेशा एक केमिकल कंपाउंड के बारे में बात करता है, एक इंडिविजुअल कंपाउंड के एलिमेंट्स के बारे में। यस चलो सर।
बट लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन किसकी बात करेगा, चलिए देखते हैं। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन कहता है when two elements combines to form, when two elements, समझते रहना, when two elements, दो एलिमेंट हैं, combines to form, more than one compound, एक से ज्यादा कंपाउंड बनाएंगे यहाँ पे, तो समझ जाओ कि एलएमपी की जब भी बात होगी तो यू विल हैव टू डिफरेंट एलिमेंट्स, you will have two different elements and their compounds, दो different elements के more than one compound होंगे, ये बात याद रखना। एलएमपी में Yes, sir. दो डिफरेंट एलिमेंट होंगे और उन्हीं के अलग अलग कंपाउंड होंगे, लेकिन एलआरपी में क्या होंगे, तीन डिफरेंट एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है, एंड तीनों के कंपाउंड्स होंगे। अगर आपको सिर्फ इंफॉर्मेशन से पता लगाना हो कि ये कौन सा लॉ फॉलो कर रहा है, क्वेश्चन करवाऊंगा ना तो मालूम चलेगा तुम लोगों को। जब तीन डिफरेंट एलिमेंट्स दिए रहे और पूछ और समझ जाओ कि तुम वहां पे किसकी बात कर रहे हो, कौन से लॉ की बात कर रहे हैं, रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन की बात कर रहे हैं, और तीनों के कंपाउंड्स होंगे आपस में, ये ट्रिक है पहचानने का कि कौन सा लॉ लग रहा है, ठीक है, हाँ सर। विदाउट इवन सॉल्विंग। अभी तो हम सॉल्व करेंगे क्योंकि हम पढ़ रहे हैं पहली बार। Sir, last slide, can you show ये लो, लिख लो, LMP once? What is the LMP that written? लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। Sir, 2 what written after 2? क्या? LMP में 2 के बाद क्या लिखा? टू डिफरेंट एलिमेंट्स। Two different elements and their compounds more more than than their compounds will be more than one. done, sir. Everyone? Yes, sir. हाँ सर। Yes, sir. चलिए, so we were on the definition of this law. When two elements combines to form more than one compound, then the different masses of one element which combines with a fixed mass of other element bears a small whole number ratio to one another. नोट करिए डेफिनेशन, फिर समझते हैं। Done, sir. Sir, then the different mass of an element
of one element which combines with the fixed mass of other element bears a small whole number ratio to one another. So what you have wrote, which CO, कहाँ पे हार्दिक? sir, when two elements combine to form more than one compound, then the different mass of one element which Combines with the fixed mass of other element. okay sir. सर अदर एलिमेंट के बाद क्या है? Bears. Bears, BEARS, bears a small whole number ratio to one another. सर डन. Sir done. Sir done. सर डन. Done, sir. चलिए, नाउ वी विल अंडरस्टैंड. देखिए, डेफिनेशन पे जाएंगे, डेफिनेशन से समझेंगे, बहुत इजी रहेगा. When two elements combines to form more than one compound, कोई भी दो एलिमेंट उठा लो, हाइड्रोजन ऑक्सीजन, एंड व्हेन दे कंबाइन टू फॉर्म मोर देन वन कंपाउंड, इन्हीं के एक से ज्यादा कंपाउंड होने चाहिए. कौन से कंपाउंड होते हैं इसके? एक H2O होता है, H2O, H2O2. एक H2O, O2 होता है. ठीक है. देन द डिफरेंट मासेस ऑफ वन एलिमेंट. क्या दोनों कंपाउंड को देख के आप ये बता सकते हो कि दोनों कंपाउंड में हाइड्रोजन के कितने एटम्स हैं? दो एटम्स दोनों में. Yes sir. तो मतलब हाइड्रोजन का दोनों कंपाउंड में मास कितना है? 2 ग्राम. 2 ग्राम. Yes sir. ऑक्सीजन का इधर 16 ग्राम, इधर 32 82 grams. ग्राम. देन द डिफरेंट मासेस ऑफ वन एलिमेंट. डिफरेंट मास किसका है इधर? Oxygen. Oxygen. विच कंबाइंस विद द फिक्स्ड मास ऑफ अदर एलिमेंट. क्या ऑक्सीजन दोनों कंपाउंड में क्या एक फिक्स और सेम मास के साथ हाइड्रोजन के कंबाइन कर रहा है? Yes sir. हाँ sir. तो फिर बोलता है, जब ऑक्सीजन का आप रेशियो निकालोगे, यानी ऑक्सीजन इन H2O डिवाइड बाय ऑक्सीजन इन H2O2 का जो रेशियो होगा, दैट विल बी 16/32. 1:2. दैट विल बी 1:2. ये जो रेशियो होना चाहिए, ये होल नंबर रेशियो होना चाहिए. यही बात इसने कही है कि ऑक्सीजन का अगर अलग अलग मास है दोनों अलग अलग कंपाउंड्स में, जो कि हाइड्रोजन के सेम मास के साथ कंबाइन कर रहा है, तो इन दोनों का जो रेशियो होगा आपस में, किसका रेशियो? जिसका मास डिफरेंट है उसका रेशियो दोनों कंपाउंड्स में सिंपल होल नंबर रेशियो में आएगा. बस इतनी सी बात है. अरे समझे क्या बच्चों? हाँ सर. हाँ sir. लेकिन आप लोग चाहते हो कि नहीं सर, आप ना एक काम करो, ऑक्सीजन का सेम कर दो मास. ठीक है यार, ऑक्सीजन का सेम कर दो. अगर आप ऑक्सीजन का यहाँ पे 32 ग्राम्स कर देंगे मल्टीप्लाई बाय 2 से करके, तो हाइड्रोजन भी तो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा. ये 4 ग्राम हो जाएगा. तो क्योंकि देखो, तुम बोल रहे हो सर, लो तो बोल रहा है ना, कोई भी एक एलिमेंट है जिसका मास सेम होना चाहिए. ठीक है, तो तुम यहाँ पे हाइड्रोजन का ऑलरेडी सेम मास था, तो हमने ऑक्सीजन ले लिया. अगर तुम ऑक्सीजन का मास सेम कर दोगे तो हाइड्रोजन का डिफरेंट हो जाएगा, तो भी तो ये लो होल्ड करेगा. उस समय पे हाइड्रोजन का रेशियो निकाल देंगे हम. हाइड्रोजन इन H2O रेशियो हाइड्रोजन इज इन H2O2, वो रेशियो क्या होगा? 4:2, यानी 2:1.
1 का रेशियो होगा। बोलो बच्चों, हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। ये रेशियो सेम हो ये जरूरी नहीं है, ये रेशियो होल नंबर होना चाहिए। हाँ सर। क्या बात, सबको ये बात समझ में आई? हाँ सर। हाँ सर। लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल, सीओ। सीओ बनाता है सीओ और CO2। सीओ में क्या सिचुएशन है, 12 ग्राम है कार्बन का, यस सर। ऑक्सीजन भी कितना है, 16 ग्राम। 16। CO2 में क्या सीन है, कार्बन प्रेजेंट है 12 12 ग्राम, ग्राम। ऑक्सीजन प्रेजेंट है 32 32 ग्राम। ग्राम। तो कार्बन इन सीओ रेशियो, कार्बन इन CO2 का रेशियो क्या होगा भाई, 16:32। यहाँ भी कितना रेशियो आ रहा है, सिंप्लीफाई करेंगे तो 1:2 1:2। का रेशियो आ रहा है। सर कार्बन का मतलब 12:12 क्या भाई, सर कार्बन का रेशियो 1:1। सॉरी ऑक्सीजन, ऑक्सीजन। यस सर। ठीक है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और उसके कंपाउंड। कंपाउंड है N2O, NO, N2O3, NO2, N2O5। ठीक है, तो मुझे आप लोग ये बताइए कि नाइट्रोजन का N2O में कितना मास है। 49। 49, नहीं 49। 28। 28, इधर 16, फटाफट बोलो, इधर नाइट्रोजन कितना, 14, 16, 16। 28, 48, 14, 32, 32, 28, 14, 28, sorry. 50, 80, 18, ग्रेट। अब देखना जरा, यहाँ पे हम लोग प्रूव करने जा रहे हैं कि ये लो होल्ड हो रहा है, बट यहाँ पे तुम देख रहे हो किसी एक एलिमेंट का मास फिक्स है ही नहीं, सभी कंपाउंड्स में देख पा रहे हो। हाँ सर। When all these 5 compounds are taken together, neither oxygen nor nitrogen have a fixed mass in all the compounds. क्या ये स्टेटमेंट सही है? हाँ सर। हाँ सर। But if I only look at those compounds in which nitrogen is 2, let's say this one and this one, तो ये लोग तो करेंगे ही करेंगे, क्योंकि सब में सोल नाइट्रोजन का अमाउंट कितना है, सब में 28, 28, 28। हाँ सर। तो ये लोग तो करेंगे ही करेंगे, लो फॉलो। या फिर जिनमें ऑक्सीजन सेम है, ये वाला ये वाला, ये दोनों भी करेंगे फॉलो, हाँ या ना? हाँ सर। yes, sir. बट बात हो रही है सबकी एक साथ में, बात कैसे हो रही है इन सबकी, अगर एक साथ में बात की जाए तो क्या होगा भाई, तो क्या होगा, आपको क्या करना पड़ेगा, किसी ना किसी एक एलिमेंट का मास आपको फिक्स करना पड़ेगा। तो बताओ किसका फिक्स करें, नाइट्रोजन का करेंगे, ऑक्सीजन का करेंगे? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन। चलो नाइट्रोजन का कर लेते हैं, 28 कर लेते हैं नाइट्रोजन का इसमें, इधर भी 28 कर लेते हैं। तो इधर ऑक्सीजन पहले से ही 16 था, यहाँ पे ऑक्सीजन 32 हो जाएगा, यहाँ 28 था, यहाँ पे ऑलरेडी 48 है, यहाँ पे 28 करना पड़ेगा तो यहाँ पे 64 हो जाएगा, यहाँ पे 28 है, यहाँ पे 80 हो जाएगा। सो व्हाट इज द रेशियो ऑफ ऑक्सीजन, इट्स 1:2:3:4:5। बोलो। यस सर। तो मतलब ये लो यहाँ पर फॉलो होगा ही होगा, बिकॉज दिस रेशियो इज अ सिंपल होल नंबर रेशियो। यस सर। बोलो बेटा, सबको समझ में आ रही है बात? हाँ हाँ सर। सर। यस सर। नोट कर लो फिर।
डन सर। सर मुझे वो रेशियो नहीं समझा फिर भी, वो एन और ओ, वो आपने क्या बोला वो कहाँ पे? एकता चाहिए और एक एलिमेंट का मास सेम करना पड़ेगा, तो मैंने बच्चों ने बोला नाइट्रोजन का सेम कर दो, नाइट्रोजन का सेम कर दिया। तो जहां पे नाइट्रोजन डबल नहीं था वहां पे नाइट्रोजन डबल कर दिया, तो ऑक्सीजन भी डबल करना पड़ेगा अपने को। हाँ सर। सर मतलब आपने ऐसा किया, अगर नाइट्रोजन में 28 नंबर 3 बार आ रहा है, इसलिए नाइट्रोजन का लिया, ऑक्सीजन का नहीं लिया ना? नहीं नहीं नहीं, कोई भी ले सकते हो, कोई भी ले सकते हो, कोई इशू नहीं है। नाइट्रोजन ले लो या ऑक्सीजन ले लो, कोई भी दिक्कत नहीं है। बस हमको एक एलिमेंट का मास सारे कंपाउंड्स में सेम करना पड़ेगा, क्योंकि हमारा लॉ जो है वो ये बोलता है कि एक एलिमेंट का अगर फिक्स मास हो तो बाकी बाकी एलिमेंट का हम लोग मास कैलकुलेट कर सकते हैं कि किस रेशियो में कंबाइन कर रहा है सारे कंपाउंड्स में। हार्दिक, समझ में आई बात? हो गया सर। हो गया, वेरी गुड। डन सर। चलिए, सर मतलब वो एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट का हम ले सकते हैं? किसी का भी ले सकते हो यार, जो कंपाउंड बना रहे हैं उनमें से। क्या सर? जो एलिमेंट्स कंपाउंड बना रहे हैं उनमें से किसी का भी ले सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है। बोलो। आगे चलो। यस सर। यस सर। सर नहीं समझा। अरे बेटा, ये 5 कंपाउंड है, इन 5 कंपाउंड में ये लॉ फॉलो करेगा या नहीं, उसके लिए इन पांचों कंपाउंड में किसी ना किसी एक एलिमेंट का मास सेम होना चाहिए। हाँ सर। तो ही तो हम दूसरे एलिमेंट का रेशियो निकाल पाएंगे। मतलब इन सारे कंपाउंड्स में किसी का तो मास, हार्दिक इधर किसी का देख यार, क्या कर रहा है तू? दो एलिमेंट कंबाइन कर रहे हैं एक से ज्यादा कंपाउंड बनाने के लिए, तो जो डिफरेंट मास है किसी भी एक एलिमेंट का, या तो डिफरेंट कर ले या एक एलिमेंट का सेम कर ले। तो जिनका डिफरेंट हो रहा है ना, उनका रेशियो निकालना है आपको, वो होल नंबर रेशियो आना चाहिए। यहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का हमने दो कंपाउंड लिया, H2O और H2O2। हाइड्रोजन का मास यहाँ पे जो आ रहा था वो मास था हमारा 2 ग्राम, ठीक है। और ऑक्सीजन का जो मास था वो था 16 ग्राम। H2O2 में हाइड्रोजन वॉज 2 ग्राम, ऑक्सीजन वॉज 32 ग्राम। तो हाइड्रोजन का मास सेम है, तो ऑक्सीजन का क्या रेशियो है? क्या वो होल नंबर रेशियो है? अगर है तो ये लॉ फॉलो होगा। CO2 में हमने देखा, CO में देखा, सर। CO और CO2 में कार्बन का मास फिक्स कर दिया, तो दूसरा जो डिफरेंट है क्या वो होल नंबर है? हाँ है, तो ये लॉ फॉलो होगा। यहाँ पे मैंने 5 कंपाउंड दिया आपको, 5 कंपाउंड, क्या तुम बता सकते हो ये लॉ फॉलो करेगा कि नहीं? उसके लिए आपको किसी ना किसी एक एलिमेंट का मास सेम करना पड़ेगा ना। हाँ सर। तो चाहे तुम ऑक्सीजन का कर लो सेम या नाइट्रोजन का कर लो सेम। अगर नाइट्रोजन का सेम करेगा तो ऑक्सीजन का रेशियो निकाल ले, ऑक्सीजन का सेम करेगा तो नाइट्रोजन का रेशियो निकाल ले। हाँ सर। सर त, तो फिर भी वो 16, 32, 48, 64 और 80 ऑक्सीजन में क्यों लिखा है? और कहाँ पे लिखो सर, ये तो बताइए। ओके सर। नाइट्रोजन 28 है, ऑक्सीजन 16 है ऑलरेडी। नाइट्रोजन 14 है, ऑक्सीजन 16 है इस NO में। अगर मुझे नाइट्रोजन सेम करना है तो मुझे सारों को या तो 28 बनाना पड़ेगा या मुझे सबको 14 बनाना पड़ेगा। अगर मैं नाइट्रोजन को इधर 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे इसको भी तो 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना यार, वो एक ही कंपाउंड में प्रेजेंट है हाँ दोनों। सर। अगर यहाँ पे मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो इसको भी तो 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। हाँ सर। ये दोनों एलिमेंट एक ही कंपाउंड में प्रेजेंट है, अलग अलग में नहीं है। ऐसा मत सोचो इसको कर दिया तो इसको क्यों नहीं किया, इसको क्यों करें, करना पड़ेगा, स्टोइशियोमेट्री मेंटेन करना है। H2O है, H2O में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का कंबाइनिंग रेशियो 2:1 का है। अगर H 2 होंगे तो हाइड्रोजन 2 होंगे तो ऑक्सीजन 1 होगा। अगर हाइड्रोजन 4 हुए तो 2 ऑक्सीजन होंगे।
ये इस रेशियो में हमेशा चलता है काम। हाँ सर, इसलिए हाँ, इसलिए आपने 16:32:48 ऐसा लिखा और नाइट्रोजन को 1 किया 28। जी हाँ, आप समझा, थैंक यू सर। नेक्स्ट लॉ की तरफ चलते हैं हम लोग। अब समझ लेना हार्दिक, दोबारा से कभी प्रॉब्लम आए फिर समझने में। लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन सॉरी, ये लो कमाल की बात क्या है इस लो का, जब भी आपको तीन एलिमेंट्स मिल जाएं अलग अलग तो समझ जाओ ये लो लग रहा है वहां। ये लो बहुत सिंपल सी बात बोलता है, जरा ध्यान से समझना। तीन एलिमेंट्स हैं, कौन कौन? कोई भी तीन एलिमेंट उठा लो। मैं उठा रहा हूं कार्बन, सल्फर और ऑक्सीजन। अभी समझना ध्यान से, मैंने कौन से एलिमेंट लिए? कार्बन, सल्फर एंड ऑक्सीजन। कार्बन, सल्फर, ऑक्सीजन। तुम कोई भी तीन एलिमेंट ले सकते हो, ये बस मैं समझाने के लिए ये तीन एलिमेंट्स उठा रहा हूं। तुम कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन उठा लो, तुम कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन उठा लो, जो तुम्हारा मन करे, जो जो कंपाउंड। लेकिन ये तीनों एलिमेंट्स वो होने चाहिए जिनके आपस में कंपाउंड्स नोन हो। क्या बोला मैंने? इन तीनों एलिमेंट्स के वो होने चाहिए, तीन एलिमेंट्स जिनके क्या हो आपस में कंपाउंड्स क्या हो, नोन हो, पता हो कि वो कंपाउंड एग्जिस्ट करता है। अरे बात समझ में आ रही है? हाँ सर। हाँ तो कार्बन और ऑक्सीजन का क्या कंपाउंड बनता है? CO2 बनता है। CO। तुम CO भी ले सकते हो, मैं CO2 से समझा रहा हूँ ये चीज। तुम CO भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। सल्फर और ऑक्सीजन का क्या कंपाउंड बनता है? मैं SO2 ले रहा हूँ, SO2। तुम SO3 भी ले सकते हो, कोई इश्यू नहीं है। ये लो तब भी फॉलो होगा। तो ये लो क्या बोलता है कि आपने पहले कार्बन और ऑक्सीजन का एक कंपाउंड बनाया CO2, आपने सल्फर और ऑक्सीजन का बनाया एक कंपाउंड SO2। तो इन दोनों में कार्बन और ऑक्सीजन का क्या रेशो है? 12 ग्राम, 32 ग्राम। सल्फर और ऑक्सीजन का क्या रेशो है? 32 ग्राम्स, 64 ग्राम्स। सॉरी, 32 ग्राम्स और 32 ग्राम्स। बोलो बच्चों। हाँ सर। तो ये लो बोलता है कि ये जो दो एलिमेंट्स हैं, कोई भी दो एलिमेंट हैं, कंबाइन करेंगे सेपरेटली, अलग अलग वो कंबाइन करेंगे। हमने दो एलिमेंट लिया, कार्बन और सल्फर, दो एलिमेंट लिया, वो दोनों कंबाइन कर रहे हैं ऑक्सीजन से अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स में। तो जो वो कंपाउंड्स बना रहे हैं, CO ने बनाया CO2, SO ने बनाया SO2, उनमें जो भी किसी एक एलिमेंट का हम इन दोनों का, कार्बन और सल्फर का, इस थर्ड एलिमेंट के फिक्स्ड मास के साथ कार्बन और सल्फर का रेशियो निकाल लो। यानी यहां पर ऑक्सीजन दोनों में कॉमन एलिमेंट हो गया। बोलो। हाँ सर। हाँ सर। तो यहाँ पे इन दोनों कंपाउंड्स में ऑक्सीजन का मास फिक्स कर दो। कितना कर दिया हमने? 32 ग्राम फिक्स है। हाँ सर। इन दोनों कंपाउंड्स में कार्बन और सल्फर का रेशियो निकालो, क्या है? 12:32, यही है। हाँ सर। व्हेन दे आर कंबाइनिंग सेपरेटली, जब कार्बन ने सेपरेटली ऑक्सीजन से कंबाइन किया, सल्फर ने सेपरेटली ऑक्सीजन से कंबाइन किया, तो उन दोनों को कंपेयर करके हमने निकाला कि कार्बन और सल्फर का रेशियो 12:32 है, यानी क्या है? 3:8। यस सर। ठीक है। अब ये जो रेशियो है, इस रेशियो को मैं नाम देता हूं रेशियो 1, R1। R1S नाम देता हूं। R1S मतलब रेशियो 1 सेपरेटली। ठीक है। हाँ सर। अब हम हाँ सर। कार्बन और सल्फर को डायरेक्टली कंबाइन कर रहे हैं। नाउ कार्बन एंड सल्फर आर डायरेक्टली कंबाइनिंग टू फॉर्म अ कंपाउंड CS2। इनका नॉन कंपाउंड क्या है? CS2। CS2 को, CS2 में कार्बन और सल्फर का रेशियो क्या है भाई? कार्बन कितना है? 12, सल्फर कितना है? 64। सल्फर का मास हाँ होता है हाँ सर। सर। 32। तो ये रेशियो कितना है सिंप्लीफाई करोगे तो? 3:16। I am calling this हाँ सर। 3:16 ratio 2
together, T4 together, R2, this was ratio 1 separately, this was ratio 2 together. ठीक है, हमने क्या किया अभी तक, जरा उसको मैं फिर से समराइज कर रहा हूं, मैंने क्या किया अभी तक, फिर हम अगले स्टेप पे चलेंगे। दो कंपाउंड थे अलग, दो अलग अलग डिफरेंट एलिमेंट्स थे। डिफरेंट एलिमेंट्स कौन सा, कार्बन और सल्फर। इन दोनों को एक कॉमन एलिमेंट से कंबाइन किया और उनके अपने कंपाउंड्स बनाए। कार्बन ऑक्सीजन को एक एक्सपेरिमेंट में कंबाइन किया, CO2 बनाया। सल्फर ऑक्सीजन को एक अलग एक्सपेरिमेंट में कंबाइन किया, SO2 बनाया। इन दोनों कंपाउंड्स में एक जो एलिमेंट है जिससे इन दोनों ने डिफरेंट एलिमेंट्स ने कंबाइन किया, उसका फिक्स मास कर दो। यानी यहाँ पर ऑक्सीजन के साथ कंबाइन किया था तो ऑक्सीजन का हमने फिक्स मास कर दिया, और जो कंबाइनिंग एलिमेंट्स थे उनका रेशियो निकाल दिया, जो कि आया 3:8। फिर वो बोल रहा है कि इन दोनों डिफरेंट एलिमेंट्स का जब आपस में कॉम्बिनेशन होता है, जो कि डायरेक्ट कॉम्बिनेशन हो, उस समय पर इनका जो रेशियो आता है आपस में कंबाइन करने का, इस रेशियो का और इस रेशियो का भी रेशियो होल नंबर होना चाहिए। यानी R1s डिवाइड बाय R2t शुड बी अ होल नंबर रेशियो। 3/8 डिवाइड बाय 3/16 क्या आ रहा है? 2:1। ये एक होल नंबर रेशियो है। यस, तो दिस लॉ विल बी फॉलोड। क्या सबको ये बात समझ में आई? सर ये किसका सर। रेशियो है 2:1? क्या भाई? ये किन दो एलिमेंट्स का रेशियो है 2:1? कार्बन और सल्फर का है ना यार। ओके सर। यहाँ पे कार्बन और सल्फर एक साथ डायरेक्ट कॉम्बिनेशन कर रहे हैं, यहाँ पे कार्बन और सल्फर अलग अलग एक थर्ड एलिमेंट के साथ कंबाइन कर रहे हैं। सर इसमें भी तो ऑक्सीजन कॉमन रहेगा तो वो आपस में ही करेंगे। ऑक्सीजन कॉमन रहेगा तो मतलब इसमें कार्बन और सल्फर भी तो एक दूसरे से कर रहे हैं, मतलब ऑक्सीजन क्योंकि कॉमन है। भाई कार्बन ऑक्सीजन अलग कंबाइन किए, ऑक्सीजन सल्फर अलग कंबाइन किए, यहाँ बना CO2, यहाँ बना SO2। क्या ये कॉमन कॉम्बिनेशन है क्या? बोलो बेटा, क्या ये कॉमन कॉम्बिनेशन हो रहा है क्या? नो सर, नो। मैंने ऐसे तो नहीं किया ना कि एक कंटेनर लिया, कार्बन डाल दिया, ऑक्सीजन डाल दिया, सल्फर डाल दिया, और तब इस कार्बन ने ऑक्सीजन पकड़ लिया, इस सल्फर ने ऑक्सीजन पकड़ लिया। ऐसा नहीं किया मैंने, इसलिए तो बोला इन डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स। हाँ सेपरेटली सर। बोला, वर्ड सेपरेटली यूज किया। मैं भी डेफिनेशन लिखवाऊंगा। हाँ सर। ठीक है, और कार्बन और सल्फर को मैंने डायरेक्ट रिएक्ट किया तो बना CS2। ये इसको हम लोग अगर एग्जांपल के थ्रू समझें डेली लाइफ के, तो मान लो हमारे पास एक लड़का है और यहाँ पे हमारे पास एक लड़की है, ठीक है, और ये एक और लड़का है, ठीक है। अब इन दोनों को आपस में बात करने का है, इसको भी ये A है, ये B है, ये C है। A और B को आपस में बात करनी है, लेकिन ये नहीं कर पा रहे हैं। A जाएगा C के पास, पहले A को C से बात करेगा, फिर B जाएगा C के पास। दोनों का म्यूचुअल फ्रेंड है A और B का, कौन? C। B जाएगा C के पास, बोलेगा मेरी A से बात करवा दे, उसको पट्टी पढ़ाएगा, चॉकलेट खिलाएगा। B बोलेगा C को कि मेरी बात करवा दे। तो B और C ने मिलकर अपनी रिलेशनशिप बना ली PC, ठीक है। A और C ने अपनी रिलेशनशिप मिलकर बनाई AC, ठीक है। इस C ने बोला कि भाई देख A मेरी बात सुन, मैं तेरा भी उतना ही दोस्त हूँ, और B सुन, मैं तेरा भी उतना ही दोस्त हूँ, तो तुम दोनों आपस में खुद की बात कर लो यार, मेरे को बीच में मत फंसाओ। तो C को हमने कॉमन करके दोनों साइड AC और BC में हमने कॉमन करके निकाल दिया। तो फिर A और B को जब डायरेक्ट आपस में इनकी मुलाकात हुई तो A और B ने मिलकर बनाया AB। तो अब ये बात कह रहा है कि अब जब ये डायरेक्ट मिल रहे हैं तो उस समय पर जो इनकी मुलाकात हो रही है, और जब ये इनडायरेक्ट मिले थे C को कॉमन रख के, तब जो A और B का रेशियो आया था, वो रेशियो उन दोनों, इसका रेशियो और यहाँ पे जो A और B का रेशियो है, C को कॉमन रखते हुए इन दोनों का रेशियो एक होल नंबर होना चाहिए।
हाँ सर। अरे बोलो। यस यस सर। सर। रेशो का भी रेशो निकालना है। इधर तो अपने को कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, ए और बी का मालूम है कितना रेशो रहेगा मास का। ए और सी का पता है, ए और बी और सी का पता है। यहां से सी को एलिमिनेट कर दो कॉमन मास रख के, फिक्स मास करके, तो यहां से अपने को ए और बी का ये जो रेशियो मिलेगा, ये मिलेगा ए और बी का ही, बट ये सेपरेट रेशियो होगा। और यहां से जो ए इज टू बी का रेशियो मिलेगा वो डायरेक्ट रेशियो मिलेगा। और इन दोनों का जो रेशियो होगा दैट शुड बी होल नंबर। यही है ये लॉ का स्टेटमेंट। हाँ सर। कोई प्रॉब्लम है किसी को समझने में? नहीं सर। नो सर। नहीं सर। तो फटाफट से इसका स्टेटमेंट लिख लेते हैं। when two elements combine separately with a fixed mass of third element, then the ratio of the masses in which they do so bears a small whole number ratio to the ratio of masses in which they combine themselves। स्टेटमेंट से और क्लियर हो गया होगा? हाँ सर। यस सर। डन सर। हो गया? हाँ यस सर। सर। फटाफट से मुझे सब लोग सल्फर, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के लिए करके दिखाएंगे। सल्फर और हाइड्रोजन का कंपाउंड होता है H2S, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का कंपाउंड होता है H2O, और सल्फर और ऑक्सीजन आपस में रिएक्ट करते हैं तो बनता है SO2। तो आप लोग यहाँ से सल्फर और ऑक्सीजन का रेशियो निकालिए, इनडायरेक्ट और डायरेक्ट रेशियो तो आपको पता ही है। एंड टेल मी इफ दिस इज गेटिंग, इफ यू आर गेटिंग अ होल नंबर रेशियो और नॉट।
सर मेरा 2:1 आ रहा है। हो रहा है ना सबका? हाँ सर। ओके ओके ग्रेट। सब लोग कर ले तो डन बोल देना। डन सर। डन। Next law that we have is लिखिए गेलुसाक लो क्या बोलता है। When gases react, they do so in a volume which bears a simple whole number ratio to one another and to the volume of products formed if gaseous. Write it down and we'll understand. जब गैसेस रिएक्ट करती हैं, वॉल्यूम अगर उनकी वॉल्यूम की बात की जाए, जब वो रिएक्ट करती हैं तो उनकी वॉल्यूम का आपस में जो रेशियो होता है वो होल नंबर रेशियो होता है। ठीक है, प्रोडक्ट्स के साथ भी होल नंबर रेशियो रहेगा अगर आपको मिलने वाले प्रोडक्ट्स भी गैसियस स्टेट में प्रेजेंट हैं तो। डन सर। जैसे H2 एक गैस है, O2 एक गैस है, इनसे मिलने वाले हमको पहले क्या मिलेगा? H2O ही मिलेगा। H2O तो लेकिन लिक्विड है ना। हाँ सर। तो हम HCl की बात कर लेते हैं। H2 गैस प्लस Cl2 गैस गिव्स यू HCl गैस। HCl पहले गैस होता है, बाद में इसको पानी में डालते हैं, तो यू विल गेट 2 HCl। तो एज पर गेलुसाक लॉ आपके पास रिएक्टेंट में भी गैसेस हैं, आपके पास प्रोडक्ट में भी गैसेस हैं। तो जरूरी नहीं है हर बार, पहली बात तो ये है कि जरूरी नहीं है हर बार सारे के सारे रिएक्टेंट्स गैसेस हों और सारे के सारे प्रोडक्ट्स गैसेस हों। सिर्फ उन रिएक्टेंट्स और उन प्रोडक्ट्स की बात हो रही है जो गैसियस स्टेट में प्रेजेंट है। समझ गए बात को? हाँ। सबकी बात नहीं हो रही है। यू कैन नॉट जनरलाइज इट फॉर एवरी रिएक्टेंट एंड एवरी प्रोडक्ट। It is this law is only for those reactants and those products which are in gaseous state. उस समय पे आपको क्या देखने को मिलेगा कि जिस
अमाउंट में रिएक्टेंट्स और जो अमाउंट ऑफ वॉल्यूम है, जो वॉल्यूम ऑफ रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स है, उनका आपस में एक स्मॉल होल नंबर रेशियो एक होल नंबर रेशियो, सिंपल होल नंबर रेशियो आपको देखने को मिलेगा। जैसे यहाँ पर अगर देखें तो H2 का 1 मोल है, Cl2 का 1 मोल है, HCl के 2 मोल है। तो इनका वॉल्यूम भी, अगर H2 का वॉल्यूम 1 वॉल्यूम लोगे तो Cl2 का भी 1 वॉल्यूम लगेगा, तो HCl के भी कितना वॉल्यूम बनेंगे? 2 वॉल्यूम बनेगा। मैंने वॉल्यूम क्यों लिखा? यूनिट्स कुछ भी हो सकता है। जैसे अगर H2 हमारे पास 20 ml है तो क्लोरीन भी कितना लगेगा? 20 ml। HCl कितना बनेगा? 40 ml। बोलो बच्चों। हाँ सर। और एग्जांपल देखते हैं। मान लो हमारे पास CH4 का अगर मैं कंबशन देखता हूं तो CH4 का बैलेंस इक्वेशन होगा ये वाला, डेल्टा स्टैंड्स फॉर हीट। तो अगर इसका एक वॉल्यूम, ये भी गैस होता है, ये भी गैस होता है, ये भी गैस होता है, लेकिन ये लिक्विड होता है। तो इसका अगर एक वॉल्यूम है तो इसका 2 वॉल्यूम है, इसका 1 वॉल्यूम बनेगा। इसका अगर आपने 100 ml लिया है तो इसका कितना ml लगेगा? 200 ml लगेगा। इसका कितना ml लगेगा? बनेगा 100 ml बनेगा। बोलो। सर लेकिन आपने तो बोला ना कि ये सिर्फ गैसेस में ही मतलब इसे जनरलाइज नहीं कर सकते। हाँ तो मैंने सही तो बोला है, मैंने गलत कहाँ बोला है? यहाँ पे आपके पास एक प्रोडक्ट लिक्विड आ गया, तो मैंने ये बोला था ना कि आप ये नहीं बोल सकते हो ना कि इस लॉ के एप्लीकेबिलिटी के लिए सारे रिएक्टेंट्स गैसियस होने चाहिए और सारे प्रोडक्ट्स गैसियस होने चाहिए। ये तो नहीं बोला मैंने ये बोला सर था तो CO2 का 1 वॉल्यूम कैसे आया? क्यों नहीं आएगा यार? बैलेंस करके देखना। CO2 गैस होता है ना दोस्त। अच्छा हाँ, समझा समझा। अरे बोलो, क्या सबको समझ में आया ये लो? हाँ सर। उसके बाद फाइनली द 6th लॉ, जिसको गैसियस स्टेट में हम लॉ कह देते हैं, सर कभी कभी इसको एवोगैड्रोस हाइपोथेसिस कह देते हैं। सर मुझे, सर आप फिर से समझाओगे या गे-लुसाक लॉ? भाई गेलुसैक लॉ बोलता है कि आपका कोई भी अगर गैसियस रिएक्टेंट है और कोई भी अगर गैसियस प्रोडक्ट है तो वो हमेशा एक सिंपल होल नंबर रेशियो में रिएक्ट करेंगे। जैसे यहाँ पर अब हमने ये तो बता दिया कि अगर H2 का 1 वॉल्यूम रिएक्ट करेगा तो बेसिकली इनके वॉल्यूम का जो रेशियो होता है वो इनके स्टोइचियोमेट्रिक कांस्टेंट के रेशियो में रहता है, जिसको बोलते हैं बैलेंसिंग कांस्टेंट। H2 के आगे 1 मोल है, Cl2 का 1 मोल लग रहा है, HCl का 2 मोल लग रहा है बैलेंसिंग में। तो अगर वॉल्यूम की बात करेंगे तो इसका 1 वॉल्यूम लगेगा, इसका 1 वॉल्यूम लगेगा, इसका 2 वॉल्यूम लगेगा। जितना भी वॉल्यूम है वो इनके हिसाब से आप एडजस्ट कर देंगे। अगर इसका 40 वॉल्यूम दिया होता आपको तो इसका कितना बोलते हैं? इसका 2, इसका 1 लग रहा है तो इसका 40, इसका 20 लगेगा, इसका भी 20 लगेगा। यही ये बात ये लो बोल रहा है। सर मतलब वो वॉल्यूम ऐसा अगर अगर देखा जाए तो टोटल आएगा ना, टोटल? टोटल कहाँ है यार? सर 1:1:2 वॉल्यूम होता है, 20 हाँ, 20 रेशियो 40। रेशियो की बात करेंगे तो 1:1:2 हो जाएगा वॉल्यूम रेशियो। ये होल नंबर है। इधर रेशियो की बात करेंगे तो गैसियस रेशियो क्या हो जाएगा? 1:2:1। H2O का काउंट नहीं करेंगे बिकॉज दिस इज नॉट गैसियस। सो अवर वॉल्यूम रेशियो हाँ इज सर। 1:2:1। ठीक है? यस सर। सर गैसेस डिसॉल्व होते हैं? बिल्कुल होते हैं यार, क्यों नहीं होते? कोल्ड ड्रिंक पीते हो? हाँ सर, मतलब एक दूसरे में ही, गैस गैस के साथ। गैस गैस के साथ डिसॉल्व क्यों नहीं होता? एयर एयर क्या होता है? एयर इज अ होमोजेनियस मिक्सचर। तो सर हम मतलब ये सेम ही वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा, हम ये कैसे बोलते हैं? ये सेम वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा। अगर अगर डिसॉल्व हो गया तो दोनों एक ही जितना वॉल्यूम लेंगे ना। हाँ तो डिसॉल्व हो गया भैया, एक बात बताओ, ये मॉलिक्यूल ऑक्सीजन का था, ये लाल मॉलिक्यूल इसका था, ये इसका था पीले वाला। भैया तो जो डिसॉल्व हुआ, डिसॉल्व होने के बाद ये तीनों एक ही थोड़ी बन जाएंगे, ये तीनों
सब मिलके ये ब्लू थोड़ी बन जाएंगे, रहेंगे तो अपने अपने कलर में ही ना, मिक्सचर बन जाएगा, एक होमोजेनस मिक्सचर। चीनी को पानी में डालते हो तो कुछ और बन जाता है क्या? सर तो चीनी पानी में डालने से वॉल्यूम चेंज होता है? वॉल्यूम चेंज बहुत कम होगा, नेग्लिजिबल वॉल्यूम चेंज होता है, क्योंकि पानी के स्पेसिस में चीनी चला जाता है। ओके सर। लिक्विड का सॉल्युबिलिटी अलग होता है, गैसेस का सॉल्युबिलिटी अलग रहता है। लिक्विड्स में टेम्परेचर बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी बढ़ जाता है, गैसेस मिक्सचर में टेम्परेचर बढ़ाओगे तो सॉल्युबिलिटी घटता है। ओके सर। क्या वो सॉल्यूशन से बात करेंगे उन सब चीजों की। तो एवोगैड्रोस हाइपोथेसिस या एवोगैड्रोस लॉ क्या बोलता है कि अगर आपने टेम्परेचर और प्रेशर का कंडीशन सेम रखा या फिक्स रखा, ठीक है, देन equal volumes of all gases, equal volume of all gases contain equal number of molecules। ठीक है, टेम्परेचर एंड प्रेशर कंडीशंस को हम लोग फिजिकल कंडीशंस भी कई बार बुक में आपको लिखा मिलेगा, तो फिजिकल कंडीशंस का मतलब है टेम्परेचर प्रेशर कंडीशन। So we can say that if physical conditions are kept constant, तो किन्हीं भी कोई भी गैसेस हो उनका अगर आपने इक्वल वॉल्यूम लिया है तो दे विल ऑलवेज हैव इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। सर ये सिर्फ आइडियल गैस में होगा? हाँ, आइडियल गैस नहीं बढ़ाया अभी मैंने, बट यस दिस इज ओनली वैलिड फॉर आइडियल गैसेस। अब इसका कहने का मतलब है क्या, अगर आपने मान लो 100 ml H2 गैस लिया, ठीक है, तो इसमें x नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, x मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O हैं, ठीक है। और अगर आपने एक कंटेनर लिया जिसमें आपने 100 ml O2 लिया, तो इसके अंदर भी x मॉलिक्यूल्स ही होंगे O2 के। और अगर आपने NH3 लिया 100 ml, तो भी इसके अंदर x मॉलिक्यूल्स ही होंगे, ठीक है। अगर आपने मान लेते हैं 100 ml मीथेन गैस लिया, तो भी आपके पास क्या है, x मॉलिक्यूल्स ऑफ मीथेन ही होगा। बोलो। हाँ हाँ सर। अब मान लेते हैं अगर आपने 100 ml मीथेन गैस लिया, मान लेते हैं उसमें है y मॉलिक्यूल्स, और 100 ml CO2 में गैस में y मॉलिक्यूल्स हैं, तो मुझे ये बता सकते हो 50 ml CO2 में कितना मॉलिक्यूल्स होगा? y/2। y/2। तो 200 ml N2 में कितना होगा? 2y। 200 ml N2 में कितना होगा बच्चों? 2y। 2y होगा। यस ठीक सर। है, और कैसे पता? अगर मुझे 100 ml N2 में ये मालूम है कि उसमें y है, तो ऑब्वियस सी बात है इसमें 2y हो जाएगा। तो हम ये बोल सकते हैं वॉल्यूम ऑफ एनी गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। बोलो। हाँ सर। हाँ सर। So this is what this law is telling us. सर लेकिन इसमें साइज क्यों नहीं मैटर करता मॉलिक्यूल्स का? फिर से वही बात है, इस डाउट को मैं आइडियल गैस वाले चैप्टर में क्लियर करूंगा। ओके ओके सर।
ठीक है, तो आज के लिए हम लोग इतना ही करते हैं। आज हमने लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस खत्म कर लिया है। इन द नेक्स्ट क्लास विल स्टार्ट विद द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर विच इज स्टोइचियोमेट्री। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट क्लास में ये शुरू करेंगे। ओके सर। ओके सर। Till then, bye bye. Take care, everyone. Stay safe. बाय सर। बाय सर। बाय सर, थैंक यू सर। Bye, sir.